नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के बारे में। और आपको जैसा कि पता है कि इस वक्त यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जाइए इसको देखिए और इसका लाभ उठाइए, क्योंकि ये घटना चक्र का बुक है। यानी कि घटना चक्र बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूपीपीसीएस और अदर पीसीएस के लिए, खासतौर पर यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए। तो बहुत अच्छा ये सीरीज होने वाला है, तो इसका लाभ उठाओ और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सवाल है, यहाँ पर दिए गए हैं 2 पॉइंट है। ए है ये, यानी कि उसमें एक कथन दिया गया है, उसमें लिखा गया है कांग्रेस ने साइमन आयोग बहिष्कार किया था। और दूसरा जो पॉइंट है आर, यानी कि कारण, उसमें इस पॉइंट ए का कारण दिया गया। तो आपको बताना है, आर को पढ़ना है, फिर बताना है क्या ये लाइन सही है। अगर सही है तो क्या ये इसका कारण है या नहीं। फिलहाल बात करेंगे आर में है कि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो आसान सवाल है, अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो उत्तर मिल जाएगा। वैसे फिलहाल इसका उत्तर होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही की व्याख्या करता है। यानी कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया, ये बात सत्य है। और दूसरा है कि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, जो इसका कारण दिया गया है। यही कारण था कि कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। अब साइमन कमीशन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर ये है क्या, कब आया, क्या मतलब इसके पीछे का कहानी थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों, बात यह है ना कि नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। कब किया गया था? नवंबर 1927 को। तो ध्यान देना, इसमें इस कमीशन में सब मिलाकर 7 सदस्य थे और 7 के सातों सदस्य अंग्रेज थे। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। अब इसी को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा साथ ही साथ अन्य भारतीय भी इसका विरोध करने लगे थे। ठीक है, अरे कम से कम अगर ये भारत के देशवासियों के लिए बनाया गया था तो कम से कम 1-2 मेंबर तो भारत के होने ही चाहिए, जबकि इसमें भारत का कोई मेंबर नहीं था। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी। अच्छा सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो मालूम हो जाएगा। अच्छा आसान सवाल है। तो पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? भगत सिंह जी तो नहीं थे, रणजीत सिंह जी नहीं थे, और डी लाला हरदयाल भी नहीं थे। तो कौन था बचा? सी होगा, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। तो ये चीज आपको ध्यान देना, ये सवाल अक्सर इस तरीके से पूछा जाता है। जैसे जो लाला लाजपत राय जी थे वो पंजाब क्षेत्र के एक प्रमुख नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी, जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया। आगे बात करें अगले सवाल पर। यहां पे कहा जा रहा है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। अच्छा सवाल है, इसका सही उत्तर होगा एम.एल. नेहरू ने। इसका मतलब क्या हुआ? मोतीलाल नेहरू ने, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने। तो नेहरू रिपोर्ट का संबंध होगा एम.एल. नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू से। तो ये चीज ध्यान देना, कभी भी नेहरू रिपोर्ट से संबंध सवाल आए तो उस पर आपको मोतीलाल नेहरू ही लगाना है। ये चीज बार बार मैं बता रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होना। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर ये नेहरू रिपोर्ट क्या है। अब जब साइमन कमीशन 1927 को, एक मिनट, साइमन कमीशन 1927 के अप्रयुक्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी, जिसमें भारत के एक नए डोमिनियन संविधान का खाका था। यानी कि जब साइमन कमीशन 1927 में आया था, उसको देखते हुए उसके बाद नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था 1928 में। इसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था, यानी कि नया संविधान कैसा होगा उसके बारे में। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के जो अध्यक्ष थे, उसमें मोतीलाल नेहरू जी थे, उसके अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू जी शामिल थे, लेकिन वो इसके सचिव थे। 2 मुसलमानों यानी 2 मुस्लिमों एवं अध्यक्ष सहित सब मिलाकर 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। यानी कि अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन 1927 में आया, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया, जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू, इसके सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें सब मिलाकर 9 सदस्य थे, उसमें से 2 मुस्लिम थे। ठीक है, आगे बात करें अगले सवाल पर, ध्यान देना। अगला सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा अगर पीछे से आवाज आ रहा होगा हल्का फुल्का, तो उस चीज पर ध्यान मत देना, क्योंकि भाई हल्का फुल्का तो आवाज कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे। अब देखो, इस सवाल में आपको 2 उत्तर मिल चुके हैं। पहला कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। इसका जवाब तो इस सवाल में ही मिल गया। अब इसका अध्यक्ष कौन था, ये आपको जानना जरूरी है। अब ध्यान से सुनना हर एक शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो सवाल के बारे में बताने जा रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो था
वो लाहौर में किया गया था। ठीक है, इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया था। सिर्फ स्वराज नहीं, ना ना ना, पूर्ण स्वराज, ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, पूर्ण मतलब पूरा स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया था। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तथा उस वर्ष से, यानी जो 26 जनवरी है उसके बारे में बात करने जा रहा हूं, तथा उस वर्ष से प्रत्येक वर्ष यानी 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था, जो हम लोग इस समय मनाते हैं 26 जनवरी को। ठीक है, ये 26 जनवरी को। ठीक है, अब इसके बारे में अभी और हम जानकारी लेंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे आगे आने वाले सवालों पे। तो आपको मालूम हो गया कि इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और इसी के सिलसिले में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस भी मनाया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें है, निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? यहां नहीं पूछा गया कौन शामिल नहीं था, मतलब क्या चीज शामिल नहीं थी, कौन नहीं, क्या चीज शामिल नहीं थी। तो इसका सही उत्तर होगा डी। डी अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बता देता हूं, डी में लिखा है अस्पृश्यता उन्मूलन। अस्पृश्यता उन्मूलन शामिल नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ए, यानी कि भारत की विदेश की नीति की घोषणा जो थी, भारत की विदेश नीति की घोषणा तथा पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, जो कि अभी हम लोगों ने बात किया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, ये तीनों चीजों के बारे में बात की गई थी। लेकिन पूछा क्या गया सवाल में कि शामिल नहीं था, तो शामिल नहीं में डी होगा। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखो क्या हुआ कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में कुछ बातें स्पष्ट रूप से कही गई थी। क्या बातें स्पष्ट रूप से कही गई थी, ये चीज ध्यान देना। अब लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, कभी भूलोगे? कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ऐसे आप सभी को याद करना है। अब इसमें कुछ बातें कही गई थी जैसे लाहौर अधिवेशन में, उस चीज पर ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। देखो इसमें पहली जो बात थी उसमें कहा गया था कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। इन्होंने कहा था जो गोलमेज सम्मेलन होगा उससे कोई लाभ नहीं है। दूसरा है, नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है। नेहरू कमेटी की डोमिनियन यानी कि मोतीलाल नेहरू का जो डोमिनियन राज का दर्जा था उसको समाप्त करने की मांग हुई। तीसरा हुआ, शब्द स्वराज अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि स्वराज का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता। ये नहीं कि थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी चीजों के लेके खुश होना है ना, अब पूरी आज़ादी लेकर रहेंगे। चौथा है, अखिल भारतीय कांग्रेस का जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देगी। ध्यान देना, अखिल भारतीय कांग्रेस जब उसको जब लगेगा कि अब अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करना है तभी वो स्टार्ट कर देगा, उसमें किसी की राय लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूरे संकल्प में कहीं ना कहीं आपने ध्यान दिया होगा कि अस्पृश्यता की बात नहीं की गई। तो जाहिर सी बात है, जब बात ही नहीं की गई तो ये तो गलत ही होगा। आगे बात करें अगले सवाल में। इसमें है कि स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी हम लोगों ने फिर फिलहाल बात किया था, लेकिन फिर से बात कर लेते हैं। क्या हुआ कि दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इस सब हम लोगों ने बात कर लिया, और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की भी मांग की गई थी। और 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 का मध्यरात्रि का घंटा बजा, यानी कि जब मध्यरात्रि हुई उसी समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा, तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये चीज ध्यान देना है कि जब पूर्ण स्वराज की मतलब जब ये पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक है, इसमें लाहौर अधिवेशन में, और 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था, और 2 जनवरी को ये बैठक हुई, इसमें ये कहा गया कि 26 जनवरी को ही इस चीज का मतलब क्या कहते हैं, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो 26 जनवरी 1930 को मत भूलना। अब इसका उत्तर क्या सही होगा? बी, 31 दिसंबर 1929 को झंडा फहराया गया था। समझ में आया? कौन फहराया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कौन थे भैया? ये लाहौर अधिवेशन जब हुआ था वहां पे लाहौर में, तो उसके अध्यक्ष थे। अब कहां फहराया? रावी नदी के तट पर। तो इतना चीज मालूम हो गया। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें है एक कथन है, उसी तरह सवाल जिस तरह हम पहले सवाल बात कर चुके हैं, इसमें उसी तरह बात किया जा रहा है। ए में कि महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। चलो ठीक है, इसका दिया गया कारण, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। कारण में है कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। चलिए ठीक है, हम लोगों ने दोनों पढ़ा। अब उत्तर जानते हैं। उत्तर सही होगा सी वाला। सी यानी कि ए भी सही है, परंतु आर जो है वो गलत है।
यानी ए में जो लिखा है महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था, ये बात सही है, लेकिन महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो, ये बात सही नहीं है। तो भाई जब ये बात सही नहीं है तो फिर क्या सही है, आगे जानते हैं। ध्यान देना मैं मेरे हर एक शब्द को। गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रतीक के रूप में 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश सरकार के प्रति अवज्ञा अपनाई। यानी कि नमक कानून कब तोड़ा गया, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, दांडी में। कहाँ पे, दांडी में। अब दांडी कहाँ है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आने वाले सवालों में। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष जो 11 मांगे रखी थी उसमें नमक कर एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की थी। अब ध्यान देना, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होने से पहले गांधी जी ने जो वायसराय थे भारत के इरविन, उनके सामने 11 कह सकते हो कि शर्तें रखी, मांग रखी, लेकिन उन्होंने गांधी जी की ये बातें नहीं मानी। उसके बाद इन्होंने ये स्टार्ट किया था और उसका एक प्रतीक था मतलब यही क्या कहते हैं, दांडी मार्च, जो आप सभी को पता है। और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने ये कहा कि सारे लोग को नमक मुफ्त में दो। उनका मतलब था कि जो नमक पर टैक्स लगाया जा रहा है, कर लगाया जा रहा है, और जो चीज़ सरकार उसका एकाधिकार किया हुआ है, वो चीज़ गलत है। यानी कि नमक पे कोई एकाधिकार कैसे लगा सकता है, ठीक है, समझ रहे, उसका टैक्स ना रहे, उस पर कर ना रहे, समझ रहे मेरी बात। जैसे मैंने नमक बनाया तो मैं नमक उसको मैं गया दुकान पे, मैंने बेचा, लोगों ने खरीदा, तो ये तो हो गया आम भाषा। गांधी जी तो ये तो कहते ही थे कि भाई नमक लो, बेचो, खरीदो, तो बात की बात है। लेकिन टैक्स नहीं होना चाहिए उस पर। टैक्स मतलब ये नहीं कि मैंने किया अब मुझे बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा उसको, तो कहीं ना कहीं ये बेसिक चीज़ों का उल्लंघन हुआ ना। तो बस ये बात थी, समझ में आया। आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही पूछा गया है। 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा दी गई थी। दूसरा है मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। देखो उत्तर सही तो होगा बी, यानी कि मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। लेकिन क्या पूछा गया कौन सा सही, तो सही ये होगा। और कौन सा सही नहीं होगा, सही नहीं होगा ये, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। उनको सजा दी गई थी, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है सही। तो आप मेरी बात समझे, देखो इसमें पूछा गया सही, तो सही में तो ये होगा ना 2 वाला, समझ आएगी नहीं इसकी, कि महात्मा गांधी को भी सजा दी। अभी मैं समझा रहा हूँ, हो सकता है आपने सवाल नहीं समझा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ फिर से। इसमें दांडी मार्च के बारे में हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं अच्छे विस्तार से। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी, जो कि नौसारा जिले में है, नौसारा नहीं मतलब नौशारी जिले में है, वो कहाँ है, गुजरात में। महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि एक मुट्ठी नमक लिया और वहाँ पे कानून तोड़ा, ठीक है, मतलब उस कानून का उल्लंघन किया। अब महात्मा गांधी को नमक तोड़, जब उन्होंने ये काम किया, नमक कानून तोड़ा, इसके विरोध में ब्रिटिश सरकार ने उनको गिरफ्तार करके यरवदा जेल में भेज दिया। कहाँ भेज दिया, यरवदा। अब इसमें क्या लिखा है भाई कि उनको नहीं भेजा गया, ऐसा तो है उनको भेजा गया, ठीक है, और उसमें पूछा गया सही, तो सही यही होगा, ये बाकी गलत है। तो महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया था, और कहाँ भेजा गया था, यरवदा जेल में, ठीक है, समझ में आया। और इनको भी भेजा गया था, यानी कि नमक तोड़ने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को भी सजा हुई थी। आगे बात करेंगे। अगला है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट कर सकते हो। सवाल सही होगा ए, अब्बास तैयब जी, ठीक है, कौन होगा, अब्बास तैयब जी। ध्यान देना, गांधी जी ने अपने 80 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले और 241 मील दूर समुद्र तट पर बसे दांडी गांव कहाँ है, नौसारी कहाँ है, गुजरात में। 5 अप्रैल 1930 को वो पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। अब क्या होता है कि महात्मा गांधी जी को 5 मई 1930 को भाई गिरफ्तार कर लिया जाता है और यरवदा जेल में भेज दिया जाता है। और जब उनको भेज दिया गया तो कोई ना कोई उस चीज़ का, उस टीम का, उस आंदोलन का तो लीड करेगा। तो होता यह है कि आंदोलन का जो नेतृत्व है वो अब्बास तैयब जी के हाथों में आ जाता है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि इस आंदोलन में स्त्रियां भी शामिल थीं, औरतें भी शामिल थीं, तो ये पूछा जा सकता है, खैर तो आपको ये बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें है आचार्य विनोबा भावे जी किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। अच्छा सवाल है, सही उत्तर होगा सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे, काफ़ी निकट थे। गांधी जी द्वारा संचालन विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग भी लिया था। और क्या हुआ कि वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान वो पहली बार वो गिरफ्तार हुए थे। तो ये पूछा जा सकता है कि पहली बार वो कहाँ गिरफ्तार हुए थे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में,
ठीक है, आगे बात करेंगे। इसमें है कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? अच्छा सवाल है। सही उत्तर होगा बी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, अभी एक सवाल है, मैंने इसका बता दिया, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता खान अब्दुल गफ्फार खां। अब देखना इसी में 2-3 सवाल और मिल जाएंगे, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यानी कि उसी समय 1930 उसके का समय है, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया था। अगर कोई पूछ ले कि खुदाई खिदमतगार जो स्वयं सेवक संगठन है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो बताना है खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, और इस संगठन को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो देखो कितना अच्छी बात की गई। और ये किस दौरान में हुआ था? उसी समय 1930 का समय था जब सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरम पे था। समझ में आया? अगले सवाल के बारे में बात करें कि सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? अच्छा सवाल है। इसमें 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, यानी पहला है जनरल बीसी जोशी, बी है मेजर धन सिंह थापा, और सी है, एक मिनट, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, डी है प्रेम सिंह नेगी। उत्तर दोस्तों का सही उत्तर होगा सी यानी कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अब ध्यान देना, थोड़ा सा बात कर लें इसके बारे में। 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। ठीक है, आगे बात करें अगले सवाल पर। इसमें है कि उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? आसान सवाल है, अच्छा सवाल है। B.R. अम्बेडकर जी थे। ठीक है, उन्होंने तीनों गोलमेज में भाग लिया था, वो भारतीय प्रतिनिधि थे। ठीक है, आसान सवाल है ये। आगे बात करें अगले सवाल पर। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा जूम कर लिया जाएगा हो तो। यहां पर आपके सामने एक कथन दिया गया, जैसे हम लोगों ने 2-3 सवाल बात कर चुके हैं। इसमें है जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 में हुआ था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। अगला है, इसका वो दिया गया कारण। इसमें है कि गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 1932 में हुआ था में भाग लेना अंतर्निहित था। अब बात करते हैं कि क्या सही है। समझ में आया? अब इसका जो उत्तर होगा, एक मिनट जो, इसका उत्तर होगा डी। अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो मैं बता दे रहा हूं। डी में है कि ए गलत है किंतु आर सही, यानी कि जो ए पॉइंट है डी वाले उत्तर में, डी जो ऑप्शन है उसमें कहा जा रहा है कि ए गलत है, यानी जो पॉइंट नंबर ए है वो गलत है और आर सही है। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो भाई देख ही लेते हैं क्या बात है। अब बात ऐसा है कि 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी एवं वायसराय लॉर्ड एरविन के बीच एक समझौता हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता था, जाना जाता है। तो इरविन समझौता ये कब होता है, यानी कि मतलब इरविन समझौता कह सकते हो या गांधी इरविन समझौता है, दिल्ली पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था वायसराय लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में। ठीक है, इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया था। क्या क्या स्वीकार किया था इस दिल्ली पैक्ट में? अभी मैं बात करूंगा, आपको नहीं घबराना है, हर एक शब्द को सुनना। इसमें बात यह हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा था कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तीसरा था कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। और चौथा था गांधी जी पुलिस द्वारा की गई जातियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे। बताओ, गांधी जी के ऊपर सारी चीज थोप दी गई। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, अतः कथन ए गलत है और कारण सही है। नहीं समझ में आया आपको? दूसरे गोलमेज में जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे यार, उसमें महात्मा गांधी जी थे, तो ये तो गलत हो ही जाएगा, ये सही हो जाएगा। समझ में आया? आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? अच्छा सवाल है। सही उत्तर होगा सी 1930 में। आप सभी को दिख रहा होगा। इसमें है कि सेंट जेम्स पैलेस जो कि लंदन में है संपन्न प्रथम गोलमेज जो कि 1930 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। किसमें? प्रथम गोलमेज में। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व जो था वो केटी पाल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। ठीक है, तो क्या सवाल था? ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था और इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले वाले गोलमेज में भाग नहीं लिया था। समझ में आया? आगे बात करते हैं। समझो यार, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको चीज़ को अगर पढ़ लिया, समझ लिए, दिक्कत नहीं होने वाला। यूपी पीसीएस में भी और इसमें भी। अगला सवाल है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में कौन थे? अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। सही उत्तर होगा सी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हम लोगों ने अभी बात किया था इसके 2-3 साल पहले ही। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल ना समझ में आया, कोई भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दो, उसका समाधान मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।